प्यारे बच्चों नमस्कार, राम राम। मैं अमरजीत सिहागसर हरियाणा जी के HR जी के सिहागसर यूट्यूब चैनल में फिर से आप बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है एग्जाम के अंदर एक या दो क्वेश्चन 100% यहाँ से देखने को मिलेंगे भाई। तो आज की जो हमारी क्लास है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है और उसका नाम है IPC की धारा भाई। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है IPC की धारा भाई। IPC की धारा मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन 100% आप लोगों को मिलेगा भाई। हालांकि भी बोला गया है 30 से 35% जो सिलेबस होगा वो आपकी पोस्ट से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग अच्छी मेहनत करेंगे IPC की धारा के ऊपर भाई। अब देखो भाई, आज IPC की धारा क्या होती है। सबसे पहले हम लोग बात करें तो एक विधि आयोग का गठन किया गया था भाई। किसका गठन किया गया था? विधि आयोग का गठन किया गया था भाई। किसका गठन किया गया था? विधि आयोग का गठन किया गया भाई। तो विधि आयोग का गठन कब किया गया था? 1834 के अंदर विधि आयोग का गठन किया गया भाई। अब विधि आयोग को आप लॉ कमीशन भी कह सकते हो भाई। तो विधि आयोग या लॉ कमीशन का गठन कब किया गया? 1834 में किया गया भाई। अब ये क्वेश्चन आ जाए, विधि आयोग का जनक कौन है भाई? विधि आयोग का जनक कौन है? तो विधि आयोग के जो जनक हैं लॉर्ड मैकाले भाई। ठीक है, विधि आयोग के जो जनक हैं वो हैं लॉर्ड मैकाले भाई। इनके जन्म के बारे में हम लोग बात करें, इनके जन्म के बारे में हम लोग बात करें तो जन्म है 25 अक्टूबर, जन्म है 25 अक्टूबर और 1800 भाई। ठीक है, जन्म है 25 अक्टूबर 1800। तो विधि आयोग या लॉ कमीशन का गठन कब किया गया था? 1834 में किया गया भाई। ठीक है, 1834 में किया। उसके बाद देखो भाई, जो विधि आयोग होता है इसको फिर दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया भाई। दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया। जो भी पहला पार्ट होता है इसको बोलते हैं IPC भाई। ठीक है, इसको बोलते हैं IPC। और दूसरा जो पार्ट होता है भाई, ये दूसरे पार्ट को बोलते हैं CRPC भाई। इसको बोलते हैं CRPC। तो एक होता है IPC, एक होता है CRPC। ये होता है क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड भाई। ये लगभग कोर्ट से संबंधित है भाई। ठीक है ना, ये वाला जो है ये कोर्ट से संबंधित है और ये अभी हमारे काम का नहीं है भाई। ठीक है, ये हमारे काम का है। इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं इंडियन, INDIAN, इंडियन पैनल, PENAL, इंडियन पैनल कोड, CODE। इसको बोलते हैं इंडियन पैनल कोड। हिंदी में नाम क्या हुआ? भारतीय दंड संहिता भाई। भारतीय दंड संहिता। तो भारतीय दंड संहिता इसका नाम हुआ भाई। उसके बारे में बात करें, उसके बारे में बात करते हैं तो उसका नाम आता है दंड प्रक्रिया संहिता। तो दंड प्रक्रिया संहिता और IPC का मतलब होता है इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता भाई। ठीक है, ये जो भारतीय दंड संहिता है इसके शीर्षक के बारे में हम लोग बात करें भाई। शीर्षक के बारे में बात करें तो एक्ट 45 ऑफ 1860 भाई। भारतीय दंड संहिता का शीर्षक क्या है? तो एक्ट 45 ऑफ 1860 आप इसको कह सकते हो भाई। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें भाई, ये जो कानून है ये कब पारित किया गया भाई। ठीक है ना, तो कानून कब पारित किया गया? जब हम लोग बात करें भारतीय दंड संहिता का जो कानून है वो कब पारित किया गया भाई? तो कब पारित किया गया? 6 अक्टूबर भाई। ठीक है, कब पारित किया गया? 6 अक्टूबर 1860 को ये कानून पारित किया गया भाई। उसके बाद इस कानून को लागू कब किया गया भाई? यानी कानून को लागू कब किया गया? तो कानून को लागू किया गया था 1 जनवरी। कानून को कब लागू किया गया? 1 जनवरी 1862 को कानून को लागू किया गया भाई। तो भारतीय दंड संहिता का कानून कब पारित किया गया? 6 अक्टूबर 1860 को पारित किया गया। लागू कब किया गया? 1 जनवरी 1862 को इसको लागू किया गया भाई, भारतीय दंड संहिता। विधि आयोग के जनक कौन है? लॉर्ड मैकाले हैं। विधि आयोग का गठन कब किया गया? 1834 में किया गया भाई।
इसके अंतर्गत दो पार्ट आते हैं, एक आईपीसी आता है, एक सीआरपीसी आता है भाई। वो कोर्ट से रिलेटेड हमारे काम का नहीं, ये हमारे काम का है भाई। तो यहां तक स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये कब पारित हुआ, कब भारतीय दंड संहिता वो लागू की गई, विधि आयोग का जनक कौन है, कब इसको लागू किया गया भाई। देखो ये भी लॉ कमीशन के रूप में भारत में आए थे भाई लॉर्ड मैकाले। तो लॉ कमीशन के रूप में भारत के अंदर आए थे लॉर्ड मैकाले भाई। 1834 के अंदर इन्होंने विधि आयोग का गठन किया। उसके बाद यानी 1837 के अंदर ये लगे थे भाई भारतीय दंड संहिता के लिए, 1837 में लगे थे। और 3 साल तक कड़ी मेहनत की एक बंद कमरे के अंदर बैठ के इन्होंने भारतीय दंड संहिता का निर्माण किया था भाई, ठीक है। और ये मान के चलो 1837 में लगे थे और उसके बाद 1860 को ये पारित किया गया। तो लगभग 33-34 वर्षों का अंतराल था जब भारतीय दंड संहिता को लागू किया गया भाई। अब उसके बाद देखो भाई आता क्या है, फिर आता भाई भारतीय दंड संहिता भाई। भारतीय दंड संहिता, इस भारतीय दंड संहिता के अंदर कितनी धारा है भाई। तो भारतीय दंड संहिता के अंदर कितनी धारा है, तो भाई कितनी धारा है, धारा है 511 भाई, ठीक है। धारा कितनी है, धारा है 511 भाई। यदि हम लोग बात करें जब भारतीय दंड संहिता का गठन किया गया तो आरंभ में धारा कितनी थी भाई, ठीक है ना। यदि हम लोग आरंभ के बारे में बात करें, आरंभ में कितनी धारा थी, तो आरंभ में थी 488 धारा भाई, ठीक है। आरंभ में थी 488 धारा भाई। यदि हम लोग बात करें भारतीय दंड संहिता के अंदर कितने अध्याय हैं भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, भारतीय दंड संहिता में कितने अध्याय हैं, तो कितने अध्याय हैं, 23 अध्याय हैं भाई। तो भारतीय दंड संहिता में कितने अध्याय हैं, 23 अध्याय हैं। अब बात की जाए सबसे बड़ा भाई, सबसे बड़ा अध्याय, सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है भाई। तो सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है, जब बच्चा जवान हो जाता है, लगभग किशोरावस्था के अंदर पहुंच जाता है, तो 17 साल का जो बच्चा होता है वो अपने आप को जवान मान लेता है भाई, अपने आप को बड़ा मान लेता है। तो सबसे बड़ा अध्याय है 17 भाई, ठीक है। यदि हम लोग बात करें सबसे छोटा अध्याय कौन सा है, तो भाई सबसे छोटे अध्याय के बारे में बात करें, सबसे छोटा अध्याय भाई। तो सबसे छोटे अध्याय के बारे में हम लोग बात करें तो सबसे छोटा वही होता है जिसका जन्म बाद में होता है भाई, ठीक है ना। तो जिसका जन्म बाद में होता है वो छोटा होता है। और सबसे छोटा अध्याय है 23 और सबसे बड़ा अध्याय है 17 भाई। भारतीय दंड संहिता में कुल धारा कितनी है, 511। आरंभ में कितनी थी, 488 धारा भाई। एक बार यहां तक स्क्रीन शॉट लेना हो तो ले सकते हो। उसके बाद धाराओं के बारे में पढ़ेंगे भाई, ठीक है। उसके बाद धाराओं के बारे में पढ़ेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है पूरी जिंदगी फिर धारा कभी गलत नहीं होगी भाई, फिर पूरी उम्र जो धारा है वो गलत नहीं होगी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं आईपीसी की धारा 1 भाई। तो सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं धारा 1, अब देखो भाई धारा 1 क्या कहती है। धारा 1 क्या कहती है, संहिता का नाम भाई, संहिता का नाम और इसके विस्तार के बारे में बात करती है भाई, ठीक है ना। संहिता का नाम और इसके विस्तार के बारे में बात करती है धारा 1। अब क्वेश्चन आ जाए, भारतीय दंड संहिता का विस्तार या जो उसका नामकरण है कौन सी धारा के अंतर्गत आता है, तो आईपीसी की धारा कौन सी है, धारा 1 भाई, ठीक है। उसके बाद देखो भाई फिर आता भाई धारा 2 भाई। धारा 2, ये धारा 2 में क्या होता है भाई, देखो कोई भी भारत का नागरिक है और भारत के अंदर रहकर ही अपराध करता है भाई, ठीक है ना। तो भारत का नागरिक भारत के अंदर रहकर ही, तो कोई भी भारतीय नागरिक है भाई, ठीक है, कोई भी भारतीय नागरिक है और वो भारत के अंदर रहकर ही, भारतीय नागरिक है, भारत के अंदर रहकर ही किसी भी प्रकार का अपराध करता है। तो भारत का नागरिक है, भारत के अंदर रहकर ही किसी भी प्रकार का अपराध करता है, तो कौन सी धारा लगेगी, धारा 2 लगेगी भाई, ठीक है। उसके बाद देखो भाई
धारा जो 3 है वो इतनी मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है भाई। उसके बाद आती है धारा 4 भाई। धारा 4, धारा 4 क्या कहती है भाई? कोई भी भारत का नागरिक है, कोई भी भारत का नागरिक है, भारत से बाहर रहकर किसी भी प्रकार का अपराध करता है भाई, यानी नागरिक तो है भारतीय नागरिक, भारतीय नागरिक, और ये भाई भारत से बाहर रहकर, तो भारतीय नागरिक है, भारत से बाहर रहकर किसी भी प्रकार का अपराध करता है भाई। तो भारतीय नागरिक भारत से बाहर रहकर किसी भी प्रकार का अपराध करता है, तो आईपीसी की धारा कौन सी लगेगी? आईपीसी की धारा लगेगी धारा 4 भाई। ठीक है, एक उदाहरण देता हूं, जैसे कोई भी पानी का जहाज है भाई, जैसे कोई भी पानी का जहाज है, पानी का जहाज, अब ये किसी और नक्षत्र का भी हो सकता है, किसी और देश का भी हो सकता है, लेकिन ये जो जहाज है भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है भाई। तो ये पानी का जो जहाज है भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है, और उसके बाद भारत का जो नागरिक है भारत से बाहर रहकर भी इस पानी के जहाज के ऊपर किसी भी प्रकार का अपराध करता है, तो धारा कौन सी लगेगी? धारा 4 लगेगी भाई। ठीक है, उसके बाद देखो भाई, फिर आता भाई आईपीसी की धारा 10। आईपीसी की धारा, ये जो 5, 6, 7, 8 है, 9 है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आईपीसी की धारा 10 क्या कहती है भाई? आईपीसी की जो धारा 10 होती है वो क्या कहती है? एक तो भाई जैसे पुरुष, पुरुष, और एक जैसे स्त्री आप लोग कह सकते हो भाई। ठीक है, यानी पुरुष की परिभाषा क्या है और स्त्री की परिभाषा क्या है? तो किसी भी आयु का व्यक्ति पुरुष कहलाता है, और किसी भी आयु की जो महिला होती है वो स्त्री या महिला कहलाती है भाई। इनकी परिभाषाओं के बारे में बात करती है आईपीसी की धारा 10। और पुरुष और महिला का जोड़ा क्या होता है? पति पत्नी का जोड़ा होता है भाई। इसका मतलब जोड़ा होता है, जोड़ा, पति पत्नी का जोड़ा। यदि हम लोग एक को मेल मानते हैं, एक का जोड़ा कब होगा? जब इसके साथ कोई फीमेल जुड़ेगी। फीमेल का मतलब है कोई जीरो जुड़ेगी, नहीं तो अब तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सारे सिंगल सिंगल है, और इनके साथ कोई फीमेल जुड़ेगी तो फीमेल यानी जीरो जुड़ेगी। तो भाई 10 क्या होता है? पति पत्नी का जोड़ा होता है। तो पुरुष और महिला से संबंधित जो भी इनकी परिभाषा होती है आईपीसी की धारा 10 के अंतर्गत आती है। ठीक है भाई, यहां तक स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं भाई। तो भाई मुझे उम्मीद है 100% यहां से कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग गलत नहीं करोगे भाई। उसके बाद देखो भाई, फिर जो धारा आती है उसके बाद आती है आईपीसी की धारा 14 भाई। आईपीसी की धारा 14। अब ये जो आईपीसी की धारा 14 है ये क्या कहती है भाई? ये कहती है सरकार के सेवक, यानी सरकार के सेवक भाई, सरकार के सेवक। अब आप लोग हरियाणा पुलिस के लिए मेहनत करते हो भाई, जब आप लोग हरियाणा पुलिस में लग जाओगे तो आप हरियाणा के या हरियाणा पुलिस के सेवक बन जाओगे। यानी कोई भी व्यक्ति, चाहे वो केंद्र सरकार हो या वो राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर सरकारी कर्मचारी हो, तो कौन सी धारा के अंतर्गत होता है? धारा 14 के अंतर्गत होता है भाई। ठीक है ना, आप जब हरियाणा पुलिस के अंदर सिलेक्टेड हो जाओगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आप सरकार के सेवक बन जाओगे। कौन सी धारा के अंतर्गत? आईपीसी की धारा 14 के अंतर्गत। और देखो भाई हरियाणा के अंदर हरियाणा पुलिस में लगने के लिए कितना रेट लगा होगा भाई? कम से कम उम्मीद लगा के चलो 15 लाख रुपए की कीमत जरूर आप लोगों से मांगते होंगे भाई। आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। कोई भी बच्चा इस जालसाजी के अंदर नया ही अच्छी मेहनत करें, आप लोगों का 100% सिलेक्शन होगा। और वो आदमी आप लोगों को इतना भरोसा देगा भाई, कोई बात नहीं, 15 नहीं 1 लाख रुपए कम दे दे, ठीक है ना, लेकिन HSSC बिल्कुल फेयर तरीके से सिलेक्शन आप लोगों का करेगी। यानी 15 लाख रुपए का रेट है, सरकार का सेवक बनने के लिए 1 लाख रुपए आपके कम कर देगा। कितने में बात बनेगी? 14 के अंदर। तो सरकार के सेवक कब बनोगे? जब आप लोग 14 भाई, धारा 14। ठीक है, उसके बाद देखो भाई, उसके बाद आती है भाई धारा आईपीसी की धारा 17 भाई। आईपीसी की धारा 17, आईपीसी की धारा 17। देखो जब हम लोग जवान हो जाते हैं, हम अपने घर के मालिक हो जाते हैं, ठीक है ना, हम अपने घर के मालिक हो जाते हैं और हम कहते हैं सरकार भाई, भाई मेरी सरकार है घर के अंदर।
तो किसी भी केंद्र सरकार के बारे में बात आ जाए, किसी भी राज्य सरकार के बारे में बात आ जाए, तो आईपीसी की कौन सी धारा है? धारा 17 भाई, ठीक है ना। तो केंद्र सरकार की परिभाषा आ जाए या भाई राज्य सरकार की परिभाषा आ जाए तो आईपीसी की कौन सी धारा है? आईपीसी की धारा है 17 भाई, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, फिर आती है भाई धारा 18 भाई। कौन सी धारा आती है? 18। अब देखो भाई 18 क्या होती है? 17 साल का लड़का है वो सरकार नहीं बना सकता। सरकार हम किसकी बनाएंगे भाई? सरकार हम बनाएंगे भारत की भाई। सरकार किसकी बनाएंगे? भारत की सरकार बनाएंगे भाई, ठीक है। भारत देश की सरकार बनाएंगे, लेकिन भारत देश की सरकार बनाने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? मतदान करना पड़ेगा भाई। क्या करना पड़ेगा? मतदान करना पड़ेगा। और मतदान कितने वर्ष का बच्चा कर सकता है? कितने वर्ष का? 18 का भाई, ठीक है। सरकार बनाएंगे भारत की, और भारत की सरकार बनाने के लिए हमारे को मतदान करना पड़ेगा, और 18 साल का जो बच्चा होगा वही मतदान कर सकता है भाई, ठीक है। सरकार भी बना दी। अब सरकार को चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी भाई? सरकार को चलाने के लिए न्यायाधीश की जरूरत पड़ेगी भाई। किसकी जरूरत पड़ेगी? न्यायाधीश की जरूरत पड़ेगी सरकार को चलाने के लिए भाई, तभी तो सरकार चलेगी। इनकी जरूरत पड़ेगी, और इनकी जरूरत पड़ेगी तो किसके अंतर्गत? न्यायाधीश। आईपीसी की धारा 19 भाई, आईपीसी की धारा 19। तो न्यायाधीश से संबंधित कोई भी बात आ जाती है आईपीसी की धारा 19 आ जाएगी भाई, ठीक है। अब जो ये न्यायाधीश होते हैं ये कहाँ पर बैठते हैं भाई? न्यायाधीश कहाँ पर बैठते हैं? ये न्यायालय के अंदर बैठते हैं भाई, और वहीं पर फैसलों का निपटारा करते हैं। और न्यायालय के बारे में कोई बात आ जाती है तो आईपीसी की जो धारा है, धारा 20 भाई, ठीक है। आईपीसी की धारा कितनी है? आईपीसी की धारा है 20, ठीक है। कहने का मतलब है जब आप सरकार के नौकर बन जाओगे, इसका मतलब धारा 14 के अंतर्गत भाई। फिर घर के मालिक बन जाते हो भाई, 17 साल का मैं सरकार चलाऊंगा, लेकिन सिर्फ घर के मालिक को। भारत की सरकार चलाने के लिए आप लोगों को 18 साल का होना जरूरी है भाई। सरकार कौन चलाते हैं? न्यायाधीश चलाते हैं भाई। कहां पर बैठते हैं? न्यायालय के अंदर बैठते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद क्या होता है? जब आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब के अंदर रुपए दिए थे भाई 14 लाख, कम से कम आप लोगों के रुपए उतारने के लिए लंबा टाइम चला जाएगा, और लंबा टाइम चला जाएगा तो आप लोगों को रिश्वत लेनी पड़ेगी। आप लोग बेईमान हो जाओगे भाई, ठीक है ना। आप लोग क्या हो जाओगे? बेईमान हो जाओगे भाई, बेईमान। तो आप लोगों को बेईमानी करनी पड़ेगी भाई। कितने साल बाद? 10 साल बाद आप लोगों को बेईमानी करनी पड़ेगी। यानी आईपीसी की धारा 24 भाई, ठीक है ना। 14 साल के लगे थे, उसके बाद 10 साल तक आप लोगों को बेईमानी करनी पड़ेगी, तब आप लोगों के जो रुपए थे ना वो उतरेंगे भाई, ठीक है। अच्छी मेहनत करोगे तो ये काम करने की जरूरत नहीं है भाई। उसके बाद क्या होता है भाई? जब आप लोग बेईमानी करोगे, किसी को नहीं पता चलेगा, लेकिन आपकी जो पे वो कहीं पे जाएगी, तो किसी न किसी को तो शक भी होगा भाई। किसको शक होगा? क्योंकि शादी तब तक हो चुकी होगी भाई। किसको शक होगा? एक तो पत्नी को शक होगा भाई, पत्नी को पक्का शक होगा। उसके बाद आपके नीचे कोई कर्मचारी काम करता जिसको आप कलरक बोलते हो, यानी लिपिक को शक होगा, लिपिक को। या फिर घर के अंदर आप लोग नौकर रखते हो भाई, ठीक है। घर के अंदर आप लोग नौकर रखते हो तो उसको भी शक होगा, और आपकी जो संपत्ति है पत्नी, लिपिक और नौकर के कब्जे में चली जाएगी भाई, ठीक है। किसके कब्जे में चली जाएगी? इनके कब्जे में चली जाएगी, पत्नी के या बे नौकर के, या फिर जो लिपिक होता है इनके कब्जे में चली जाएगी। कितने साल बाद? 2 या 3 साल बाद। यानी आईपीसी की धारा 27 भाई, ठीक है। आईपीसी की धारा 27। तो यहां तक स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, तो आप लोगों की संपत्ति है इनके कब्जे में चली जाएगी भाई। तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है वो चला हुआ है। अभी तक हमने धारा 27 तक पढ़ा है। उसके बाद आता है भाई, जब आप लोग ऐसे कब्जे के अंदर फंस जाओगे, उसके बाद आप लोगों की जांच होगी, और जांच के लिए भी लंबा समय लग जाता है, 1-2 साल तो जरूर लग जाते हैं भाई। यानी फिर आप लोगों के जो दस्तावेज हैं, दस्तावेज इनकी जांच होगी, ठीक है ना। आपकी जो संपत्ति है
वो पत्नी, लिपिक और नौकर के कब्जे में चली जाएगी। आप दोषी मिले और उसके बाद आप लोगों के दस्तावेजों की जांच होगी। कौन सी धारा के तहत? आईपीसी की धारा 29 के तहत आप लोगों के जो दस्तावेज हैं वो चेक होंगे भाई। उसके बाद क्या होगा भाई? उसके बाद जब जांच होगी तो आप लोग अपराधी मिलोगे भाई, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग अपराधी मिलोगे, यानी अपराध भाई, अपराध। तो अपराध जब आप लोगों ने किया है, आईपीसी कौन सी धारा के अंतर्गत आप लोग अपराधी घोषित किए जाओगे? तो आईपीसी की जो धारा है, आईपीसी की धारा 40 के अंतर्गत भाई। ये बीच में जो 23, 31, 32 है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोगों को अपराधी घोषित कर दिया जाएगा, आप लोगों ने अपराध किया है तो आईपीसी की धारा 40 के अंतर्गत भाई। अब आप लोग क्या करोगे भाई? इसका मतलब आपने जो नौकरी की है, जो मेहनत की, जो रुपए चले गए, आप लोगों को तो हानि होगी और उस हानि को पूरा करने के लिए कम से कम आपको 4 साल और लगेंगे भाई, ठीक है ना। यानी आपको सीधी सी बात है, अक्षति हुई है भाई। आपको क्या हुआ है? आपको हानि हुई है भाई, ठीक है ना। आपको हानि हुई है और इस हानि को पूरा करने के लिए आपको 4 साल और मेहनत करनी पड़ेगी। तो 4 साल और मेहनत करनी पड़ेगी। आईपीसी की धारा है 44 भाई, ठीक है। आईपीसी की धारा कौन सी है? 44 भाई, क्योंकि 4 साल आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपका जो घाटा है ना वो पूरा होगा भाई। और जब आपने अपराध किया है तो फिर आप लोग, जब आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी तो फिर आप लोग भागोगे भाई, ठीक है ना। फिर आप लोग भागोगे। आपको किसकी जरूरत है भाई? आपको फिर पनाह की जरूरत है भाई। आप भागोगे, आपको पनाह की जरूरत है, यानी पनाह देना, या आपको आश्रय की जरूरत होती है भाई, ठीक है ना। या तो आपको कोई पनाह देगा या आपको आश्रय की जरूरत होती है। अब शहरों के अंदर आप लोग भागोगे नहीं, भागोगे गांव के अंदर, क्योंकि शहरों के अंदर तो व्यवस्था पहले इतनी चाक चौबंद होती है, आप पकड़े जाओगे। आप जाओगे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। अब ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जैसे आप लोग जाओगे, एक सामान्य सी बात है, आपसे बोलेगा भाई कितने रुपए ले है आपके पास, आपको किराया तब, कमरा तब आप लोगों को मिलेगा भाई। अब आप बोलोगे मेरे पास तो 50 रुपए हैं, लेकिन जब उसको ये पता चलेगा आपने अपराध किया है तो फिर आप लोगोगे कोई बात नहीं, मेरे रुपए दुगने ले लो या 2-4 रुपए ज्यादा ले लो, मैं अकेला ही हूं, मेरे को पनाह दे दो भाई। यानी कौन सी धारा के अंतर्गत भाई? बात तो 50 रुपए में होनी थी, लेकिन आपने तो अपराध किया है भाई, अपराध किया है तो धारा 52 और आप अकेले हो भाई, ठीक है ना। और आप अकेले हो, आपको पनाह की जरूरत है, आश्रय की जरूरत है भाई। अब देखो भाई, कोई भी अपराध करके भाग के आता है, आप उसको पनाह देते हो, भोजन की व्यवस्था करते हो, भगाने की व्यवस्था करते हो, या उसको कहीं पे छोड़ के आते हो, तो उसके ऊपर कौन सी धारा लगेगी भाई? उसके ऊपर धारा लगेगी 52A भाई, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, अब आप लोग भागोगे, इसका मतलब भागोगे, सुबह पकड़े भी जाओगे और आपको दंड भी मिलेगा भाई, ठीक है ना। आपको क्या मिलेगा? दंड मिलेगा भाई। ये नहीं रात को कमरा लिया था 50 रुपए के अंदर, 2 रुपए एक्स्ट्रा भी पे करने पड़े, अकेले थे, अब सुबह वहां से भाग के गए तो आपको दंड भी मिलेगा। तो 52 के बाद क्या आता है? आईपीसी की धारा 53 भाई, आईपीसी की धारा 53 भाई, ठीक है। और जब आपने दंड किया है, आप पकड़े जाओगे, उसके बाद फिर क्या होगा भाई? फिर आप लोग कहोगे भाई मैंने अपराध किया है, मुझे दंड दे दो, मुझे देश निकाला दे दो, मुझे काला पानी भेज दो भाई, ठीक है ना। मुझे देश निकाला दे दो भाई, मुझे देश निकाला दे दो, मैंने अपराध किया है, या मुझे काला पानी भेज दो भाई, ठीक है ना, या मुझे काला पानी भेज दो। तो सारे के सारे आप लोगों ने दंड किए तो आपको देश निकाला भी मिल सकता, काला पानी भी भेज सकता है। किस धारा के अंतर्गत? किस धारा के अंतर्गत? क्योंकि आपने दंड किया है, दंड किया है तो दंड मिलेगा आपको, देश निकाला है, काला पानी मिलेगा, लेकिन उसके अंदर आप दोषी अकेले ही मिले, इसलिए आपको अकेले को ही काला पानी या देश निकाला मिलेगा। तो 53A के तहत भाई, ठीक है ना, 53A के तहत आपको देश से निकाल दिया गया। समय धीरे धीरे गुजरता जाएगा, एक समय ऐसा भी होगा भाई, एक समय ऐसा भी होगा, यानी आईपीसी की धारा 75, आप 75 साल के हो जाओगे, लेकिन जो आपका दंड था वो कम नहीं होगा, और आपका जो दंड होता ना
वो दंड बढ़ता जाएगा भाई, दंड बढ़ना। तो आपका जो दंड है वो बढ़ता रहेगा। तो कहने का मतलब है 53A के बाद सारी की सारी जो धाराएं हैं वो दंड से ही संबंधित है भाई, बीच में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 53A के बाद 75 तक जितनी भी धाराएं हैं वो दंड से ही संबंधित है। दंड के बारे में कोई भी बात आ जाए, पनाह देना आश्रय के बारे में बात आती है 52A आ जाएगा भाई। हानि के बारे में बात की है अख्ती, आप लोगों को इस हानि को पूरा करने के लिए 4 साल लग जाएंगे। अपराध किया था आपने, दस्तावेजों की जांच हुई थी। तो कहने का मतलब है भाई स्क्रीन शॉट लेना हो तो ले सकते हो, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जो धारा है वो पढ़ाने का काम किया भाई। और जो आगे की धारा होंगी वो कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भाई। इस वीडियो को, इस अपनी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें, और जो HRGK सिहाग यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें भाई। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है ऐसी जो एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैंने अच्छी मेहनत करके आप लोगों के लिए धारा का जो टॉपिक है वो तैयार किया है। कल को फिर मिलते हैं एक बेहतरीन कंटेंट के साथ। तो प्यारे बच्चों, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।